नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज अपन साइंस एंड टेक को लेकर परिचर्चा करने वाले हैं। उसके अंदर कुछ एमसीक्यूज को लेकर भी अपनी चर्चा रहेगी। तो आप लोग फटाफट से लाइव हो जाइए मेरे साथ कि जितने भी लोग हैं वो फटाफट से लाइव आ जाइए, क्योंकि एक बार जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो बीच में फिर कोई स्टॉपेज नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इस बात को आप विशेषतः ध्यान रखा करो, क्योंकि क्लास को टाइम पे आया करो भैया। उससे क्या है, बाद में दिक्कत ना हो। अब आप क्या लेट आते हो तो फिर दिक्कत होती है, तो फिर कहते हो राहुल सर मेरा ये छूट गया, सर मेरा ये छूट गया, तो वो चीजें फिर पॉसिबल नहीं है ना? इस चीज को विशेषतः ध्यान रखा करो कि टाइम पे क्लास के अंदर आना है और टाइम पे ही जाना है। ठीक है भैया? तो इस बात को आप विशेषतः ध्यान रखेंगे, तभी ये चीज आपके समझ में आएगी। ठीक है ना? तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। पहले क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम लाइव क्लासेस मिलेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के चैनल पर। मेरा नाम है दोस्तों राहुल मीना, और आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर मैं पढ़ाता हूँ। जैसे चाहे आरएस का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे एसआई का हो, कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ठीक है? और राजस्थान के सबसे टॉप जो संस्थान है उनके अंदर भी मैं टीचर हूँ, और 2 साल से साइंस एंड टेक ही मैं पढ़ा रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ। और 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ, 10,000 से अधिक स्टूडेंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ, और साइंस एंड टेक पढ़ा चुका हूँ। बात क्लियर होगी मेरे भाई? इस बात को ध्यान रखें। अपन बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की। अपन किसकी बात कर रहे हैं? अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है? यहाँ पर आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्लस क्यूजेज मिलेंगे, यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, यहाँ पर आपको कवर फुल सिलेबस मिलेगा। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, इस बात को आप ध्यान रखें। कहाँ? अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम के चैनल। अच्छा, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लाभ बेनिफिट्स क्या हैं उसके बारे में देखते हैं अपन, कि जो प्लस कोर्स लेते हैं उनको क्या क्या लाभ होते हैं इससे। ठीक है मेरे भाई? तो अपन देखते हैं कि क्या क्या लाभ होंगे। एक बात देखिए, सभी एडुकेटर के द्वारा लाइव कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एडुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी ना सारी क्लासेस। अच्छा, वीकली एमसीक्यूज की जब हम चर्चा करेंगे, वीकली एमसीक्यूज ध्यान रखना कि जब हम वीकली एमसीक्यूज की जब चर्चा करेंगे ना, वीकली चीजों को समझना, वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली। वीकली एमसीक्यूज तब वहां भी आपको ही मिलेंगे। नेक्स्ट, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह आपको सारे प्राप्त होंगे, जिसके अंदर आप वो सारी चीजें कर सकें। ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ कि और एडिशनल आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर मिलेगी, वो चीजें मैं आपको सारी बता देता हूँ कि एडिशनल चीजें जो आपको यहाँ पर मिलेगी वो और कौन कौन सी चीजें होगी। डाउट क्लासेस आपको मिलेंगी, और सबसे अच्छे तरीके से ये बात है कि एडुकेटर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को। पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज और सही मार्गदर्शन, ये सारे कार्य आपको करने पड़े। बात क्लियर हो गई? अगला पॉइंट, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप फर्स्ट में अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है और उसको इंस्टॉल करना है। तो स्टेप 3 के अंदर आपको प्लस क्लिक करना है, प्लस के अंदर स्टेट पीएससी, स्टेप 5 के अंदर गेट सब्सक्रिप्शन करना है, और
स्टेप 6 के अंदर आपके सामने पूरे पेमेंट की लिस्ट आएगी कि कितने महीने का कितने रुपए का है, वो सारी चीजें आपके सामने एक बार ओपन हो जाएगी। तो आपको इन्हीं चीजों का विशेषतः ध्यान रखना है कि कौन सा है और किससे वो रिलेटेड है मेरे भाई। बात क्लियर हो गई ना? ये चीज आप विशेषतः ध्यान रखना। अगला आपको क्या करना है, मेरा यहाँ रेफरल कोड यूज करना है। मेरा रेफरल कोड है रावल10। आप लोग जब मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको ऐसा फील हो जाएगा कि यार वास्तव में मजा आ गया, है ना? इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आपको मेरे रेफरल कोड का यूज करने से 10% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट मिलेगा आपको 10% का। क्या मिलेगा दोस्तों? इसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। रावल10 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा, इस बात को आप क्लियरली ध्यान में रख लेना। अगला पॉइंट, अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम का ये जो चैनल है इसको आपको सब्सक्राइब करना है। आपको यहाँ पर बेल आइकन दबाना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और पीडीएफ को मेरे भाई क्या करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एमसीक्यूज पर। साइंस के कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको मैं लेके आपके सामने आया हूँ, उन एमसीक्यूज पर अपन चर्चा करते हैं। बात क्लियर हो गई डियर? तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? बताओ, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? फटाफट बताओ कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? बताओ कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? बताओ फटाफट, आंसर बताओ फटाफट कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? बताओ भैया कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है बताओ फटाफट। अरे इतना टाइम थोड़ी लगता है यार, गैस ही तो बतानी है, कोई आफत थोड़ी पूछ ली मैंने। कितना छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, उसमें भी यार ऐसे सोचने लग गए आप लोग कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? बताओ यार क्या हुआ? कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा एथिलीन। क्या आंसर होगा मेरे भाई? एथिलीन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। बात क्लियर हो गई? अगले क्वेश्चन पे, CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? इसको छोड़ दीजिए। निम्न में किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? बताओ भैया, कौन है जिसे वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है? इसके बारे में आपको बताना है कि वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है। वुड स्प्रिट किसे कहा जाता है? बताओ फटाफट। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिलीन या ग्लिसरॉल, किसे वुड स्प्रिट कहा जाता है? किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? किसको वुड स्प्रिट कहा जाता है? बताओ, मेथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल को, एथिलीन को, ग्लिसरॉल को? इसका आंसर है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल इसका आंसर है बेटा ए, कि वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? जो मेथिल एल्कोहल है उसे वुड स्प्रिट कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? बताओ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? बताओ, किसके रूप में किया जाता है? एंटी फ्रीज का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो बताओ, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन।
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, बताओ। किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन। मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, बताओ। एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, बताओ। बी आंसर मिथाइल अल्कोहल। एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है बी मिथाइल अल्कोहल। बात क्लियर हो गई डियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? आप मुझे बताइए, निम्नलिखित में से जो इथेनॉल है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? बताओ फटाफट। इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ना से, पेट्रोल से। आप मुझे बताओ, निम्नलिखित में से जो इथेनॉल होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? सुगर केन। सुगर केन जो होता है, सी आंसर है गन्ना। सी आंसर है गन्ने। गन्ने से इथेनॉल प्राप्त किया जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किया जाता है एथेनॉल। इस क्वेश्चन का आंसर है एथेनॉल, सी। अगला क्वेश्चन, संशोधित स्प्रिट होती है, आपको बताना है कि संशोधित स्प्रिट होती है। बताओ, संशोधित स्प्रिट होती है। 95% इथाइल एल्कोहल। 95% इथाइल एल्कोहल। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? स्वचालित इंजनों में से कौन सा एक हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है, बताओ। ठीक है भैया, अब देखते हैं कि इसका स्वचालित इंजनों में तो एथिलीन ग्लाइकोल, इसका आंसर होगा एथिलीन ग्लाइकोल, सी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? आपको बताना है कि अश्रु गैस का घटक कौन सा है। ठीक है मेरे भाई, बताओ अश्रु गैस का घटक कौन सा है, फटाफट बताओ।
आप ही बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर। टीयर गैस। टीयर गैस बताइए फटाफट। कैलोरोपिक्रीन। कैलोरोपिक्रीन है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? आप मुझे बताइए, जो बेकेलाइट है वो किसके संघनन से बनता है? बताना भैया, बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट किसके संघनन से बनता है? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन का आंसर बी है कि जो बेकेलाइट है वो फिनोल एवं फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। और बेकेलाइट जो होता है, इससे क्या बनते हैं? विद्युत के स्विच। क्या बनते हैं दोस्तों? विद्युत के स्विच बनते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। बी आंसर इज करेक्ट। चींटी के काटने पर इसका अंतःक्षेपण होता है। चींटी के काटने पर इसका अंतःक्षेपण होता है, बताओ। कि चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल? फॉर्मिक एसिड। चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? फॉर्मिक एसिड का होता है। इस बात को ध्यान रख लेना, आंसर ए। और दूसरी बात ये ध्यान रख लेना कि इस पर क्या हो जाते हैं? ब्लस्टर हो जाते हैं। इस पर क्या हो जाते हैं मेरे भाई? ब्लस्टर हो जाते हैं शरीर पर। फॉर्मिक एसिड ब्लस्टर, आंसर ए है, वो बिल्कुल करेक्ट है। आंसर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसे एथेनोइक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है, बताओ। निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, एथेनोइक एसिड कौन सा होता है, बताओ। सफेद सिरका। सफेद सिरका बोले तो सी आंसर। अगला क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम है। आपको बताना है कि जो सिरका होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। बताओ भाई, रासायनिक नाम क्या होगा? सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा? बताओ, इसका आंसर है। बताओ क्या होगा? सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों के मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? बताना भैया। पैरों में दर्द का अनुभव होता है। बताओ भैया, इसका आंसर क्या होगा?
लैक्टिक एसिड। ए आंसर। अगला, जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका उत्पादन होता है। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है बताओ। कि जब दूध खट्टा होता है तो उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है बताओ। बताओ फटाफट बताओ इसका आंसर। तो उत्पादन होता है, किसका उत्पादन होता है बताइए। लैक्टिक एसिड का। किसका होता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है बताओ। कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है बताओ। ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में भी कौन सा पाया जाता है, ऑक्जेलिक ही तो पाया जाता है। बी आंसर इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। बताओ इसका आंसर बताओ। कौन सा यौगिक है, कौन सा सामान्य यौगिक है बताओ। कैल्शियम ऑक्जिलेट। ए आंसर होगा। और इसका आंसर है कैल्शियम ऑक्जिलेट। आंसर जो है वो बिल्कुल ए है। अगला, नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है बताओ। नींबू जो खट्टा होता है वो किसके कारण होता है बताओ। किसके कारण होता है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है। साइट्रिक एसिड। ए आंसर। नींबू खट्टा किसके कारण होता है। आपको पता होना चाहिए, नींबू का खट्टा होना साइट्रिक एसिड। आंसर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों में होता है, जो फल खट्टे होते हैं उनमें क्या होता है बताओ। बताओ खट्टे फलों में होता है। क्या होगा बताओ फटाफट बताओ। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड जो होगा। बी आंसर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। बी जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाए जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है, बताओ। बताओ भैया। इसका आंसर बताइए क्या होगा, अंगूर में कौन सा होता है, बताओ। टार्ट्रिक एसिड। ये पेस्ट वगैरह बनाया जाता है ना, केक वगैरह पे जो पेस्ट लगता है वो ऐसा ही होता है, अंगूर का ही पेस्ट होता है, वो सुखाकर बनाया जाता है अंगूर को। अगला, सुमेलित कीजिए। आपको इनको सुमेलित करना है कि एक तरफ उत्पाद है और एक तरफ सोर्स है, सुमेलित कर दो इनको। बताओ। बताओ कि इसका क्या होगा। ए फॉर्मिक अम्ल चींटी, सिट्रिक अम्ल नींबू, टार्ट्रिक अम्ल इमली, A3B1, A3B1C2। आंसर है बी। आंसर है दो इज करेक्ट। ये जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दूसरा भी वही है कि सुमेलित करो। तो बताओ क्या सुमेलित करना है, बताओ। बताओ सुमेलित करो, कैसे सुमेलित करना है, बताओ। बताओ भैया। लैक्टिक अम्ल खट्टा दही, टार्ट्रिक इमली, ऑक्जेलिक टमाटर, सिट्रिक नारंगी। तो ए फोर में दो है साहब, B1। इसका आंसर जाता है 4 आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में कौन सा रसायन होता है? नाखून पॉलिश परिमार्जक में कौन सा होता है? इसका आंसर बताइए क्या होगा। नाखून पॉलिश परिमार्जक या रिमूवर में कौन सा रसायन होता है, बताओ। इसमें कौन रिमूवर में कौन सा रसायन होता है? कि नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में कौन सा रसायन होता है? एसीटोन। इसका आंसर है ए, एसीटोन होगा इसका आंसर। ए आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिलीज हुई थी 3 दिसंबर 1984 को? आपको पता होना चाहिए कि 3 दिसंबर 1984 को कौन सी गैस रिलीज हुई थी। एक कंपनी थी वहां पर, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी। आपको बताना इस तरीके से, 3 दिसंबर 1984, यूनियन कार्बाइड कंपनी। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन या मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सा था, बताओ।
कि भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? कौन सा था बताओ? मिथाइल आइसोसाइनेट, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या क्लोरीन? इसका आंसर है ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई ए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ए आंसर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ए इज परफेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है बताओ? बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा? कौन कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? फिनॉल। फिनॉल जो है वो कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है और इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? आप मुझे बताओ, फिनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है? कि फिनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है बताओ? कि फिनॉल का प्रयोग किसमें किया जाता है बताओ? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ। बेकेलाइट। इसका आंसर है बी, बेकेलाइट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण प्रिजर्वेशन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? आप मुझे बताइए कि खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड कौन सा रसायन है? बताओ, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? बताओ कौन सा है? बताओ। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट। कौन सा है मेरे भाई? सोडियम बेंजोएट जो है वो सी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ट्राई नाइट्रोटोलुइन है, टीएनटी है एक, बताओ आप। ट्राई नाइट्रोटोलुइन है एक। भाई ट्राई नाइट्रोटोलुइन है एक, बताओ। ट्राई नाइट्रोटोलुइन है एक, क्या है बताओ? विस्फोटक या क्या है बताओ, फटाफट बताओ। ट्राई नाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक है भैया, सी आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? आपको बताना है कि आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है। कि आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है बताओ? आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है बताओ? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट जो होता है, बी जो आंसर है वो उसका बिल्कुल करेक्ट है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? बताओ।
प्रथम विश्व युद्ध में निम्न किसका एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, बताओ। ठीक है, कौन सी गैस थी जो प्रथम विश्व युद्ध में उपयोग की गई थी? आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो गैस प्रयोग की गई थी उस गैस का नाम है मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस थी दोस्तों? उस गैस का नाम है मस्टर्ड गैस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सी, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रसायन का प्रयोग वातानुकूलन प्रशीतक यंत्रों में किया जाता है? कौन सा रसायन है जिसका प्रयोग फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वगैरह में करते हैं? वातानुकूलन एवं प्रशीतक यंत्रों में किया जाता है। निम्नलिखित में किस रसायन का प्रयोग वातानुकूलन एवं प्रशीतक यंत्रों में किया जाता है, बताओ फटाफट। बताओ इसमें कि निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग वातानुकूलन एवं प्रशीतक यंत्रों में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है? कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है, बताओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव ओवन में, सोलर हीटर में, वॉशिंग मशीन में या रेफ्रिजरेटर में, किसमें किया जाता है, बताओ। माइक्रोवेव ओवन, सोलर हीटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है, बताओ। माइक्रोवेव ओवन, सोलर हीटर, वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर, किसमें किया जाता है, बताओ। किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, फ्रीज वगैरह में किया जाता है ना। डी आंसर इज करेक्ट। ठंडा करने एसी वगैरह में भी किया सीखा जाता है, एसी वगैरह जो होती है ना उसमें भी सीखा होता है कूलिंग के लिए। अगला, कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में उपस्थित फंक्शनल क्रियात्मक समूह निर्धारित करता है यौगिक के रासायनिक गुण, यौगिक का रासायनिक नाम या दोनों। क्या निर्धारित करता है, बताओ फटाफट। क्या निर्धारित करता है, बताओ। कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्यात्मक समूह निर्धारित करता है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यौगिक के रासायनिक गुण, यौगिक का रासायनिक नाम। सी आंसर है, ए और बी दोनों। सी आंसर है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ए और बी दोनों, सी आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, साबुन निर्माण के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। आपको ये बताना है कि साबुन निर्माण के बारे में असत कथन कौन सा है।
साबुन निर्माण के बारे में असत कथन कौन सा है? बताओ फटाफट। साबुन निर्माण के बारे में असत कथन की पहचान कीजिए। साबुन जल में साबुन जल में घुलनशील वसीय अम्लों में सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से बनाए जाते हैं। दूसरा, साबुन निर्माण में प्रयुक्त वसीय अम्लों में दीर्घ कार्बन श्रृंखला उपस्थित होती है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। क्या है इसके बारे में बताओ कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया में असत कथन कौन सा है? साबुन निर्माण के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए। असत कथन कीजिए, बताओ। साबुन निर्माण की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। साबुन निर्माण की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है, गलत बात है। हाइड्रोजनीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण करती है। ठीक है मेरे भाई, तो डी आंसर जो है वो करेक्ट है, इस बात को ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन, साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले वसीय अम्ल कौन से हैं? कि साबुन निर्माण की प्रक्रिया में जिनका प्रयोग किया जाता है, जिन फैटी एसिड का, वो कौन से, बताओ फटाफट। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? साबुन निर्माण में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले फैटी एसिड कौन से हैं? कौन कौन से बताएं भैया? सभी, पामेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल और ओलिक अम्ल। डी जो आंसर है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पामेटिक, स्टेरिक और ओलिक। बताइए भैया इसका आंसर क्या है? डी आंसर। अगला क्वेश्चन, साबुन निर्माण की प्रक्रिया में साबुन के साथ उप उत्पाद के रूप में किस पदार्थ का निर्माण होता है? बताओ। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ग्लिसरॉल या स्टेरिक अम्ल? साबुन निर्माण की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में बनता है ग्लिसरॉल। बाई प्रोडक्ट कौन होता है मेरे भाई? ग्लिसरॉल जो होता है वो एक बाई प्रोडक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई? सी आंसर होगा। तो सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वसीय अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति होती है। वसीय अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति होती है कठोर, मृद, अम्लीय, उदासीन। बताओ। वसीय अम्लों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न साबुन की प्रकृति होती है, कैसी होती है बताओ? कैसी प्रकृति होती है डियर? कठोर। कैसी होती है मेरे भाई? कठोर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? ए। अगला क्वेश्चन, मृद साबुन प्राप्त करने के लिए वसीय अम्लों के साथ किस शक्तिशाली क्षारकों की क्रिया कराई जाती है? मृद साबुन प्राप्त करने के लिए वसीय अम्लों के साथ किस शक्तिशाली
क्षारकों की क्रिया कराई जाती है? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है कपड़े धोने का साबुन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सॉरी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कपड़े धोने का साबुन, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है नहाने का साबुन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कठोर एवं मृद साबुनों के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आप मुझे बताइए कि कठोर और इसमें दोनों में अंतर बताना है, साबुनों में। बताओ क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट। सी, कठोर साबुन जल में अधिक विलय होते हैं, जबकि मृद साबुन जल में कम विलय होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके कूट का सही उत्तर चुनिए। दोनों है आपके सामने, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ए, प्रसाधन सामग्री उच्च कोटि का पारदर्शी साबुन और दाढ़ी बनाने वाला साबुन। ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन। अपमार्जक के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। आप मुझे बताइए कि अपमार्जक के बारे में सत्य कथन कौन सा है। बताओ आंसर। बताओ आंसर। अपमार्जक के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, बताओ। सत्य कथन कौन सा है, सारे के सारे ही अपमार्जक को लेके सत्य कथन है, आंसर है डी। अगला क्वेश्चन। उच्च वसीय अम्लों एवं ग्लिसरॉल की अभिक्रिया से तेल तथा वसा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा। एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एस्ट्रीकरण की प्रक्रिया निर्मित तेल अथवा वसाओं को सामान्यतः कहा जाता है। कहा जाता है, आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर बताइए। एस्ट्रीकरण प्रक्रिया से क्या निर्मित होते हैं। ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब हो गया साबुन।
बी आंसर इज करेक्ट। संतृप्त वसाओं का मुख्य सोर्स कौन सा है, बताओ। संतृप्त वसाओं का मुख्य सोर्स कौन सा है? कि संतृप्त वसाओं का मुख्य सोर्स कौन सा है, बताओ। संतृप्त वसाओं का मुख्य सोर्स कौन सा है? लाल मांस, दूध, नारियल तेल, सभी। सभी, डी। अगला क्वेश्चन। असंतृप्त वसाओं का मुख्य सोर्स कौन सा है अनसेचुरेटेड का? वनस्पति तेलीय मत्स्य के शुष्क मेवे, सभी। बताओ। ये सभी, डी आंसर है। अगला। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण किस रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रिया द्वारा होता है? कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किस रासायनिक प्रक्रिया से होता है, बताओ। बताओ इसका आंसर। इसका आंसर बताइए भैया। हाइड्रोजनीकरण। इसका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। अगला। निम्नलिखित में ट्रांस फैट के सोर्स की पहचान कीजिए। आपको बताना है निम्न में से ट्रांस फैट कौन सा है। इसका आंसर होगा पेस्ट्री व केक, तेल, अधिक नमक युक्त खाद्य पदार्थ। ये सभी, डी आंसर। अगला क्वेश्चन। ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है? ट्रांस फैट का मानव शरीर किस प्रकार प्रभावित करता है? बताओ इसका आंसर, बताओ। ट्रांस फैट का कौन सा करता है भाई, ट्रांस फैट के बारे में बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ट्रांस फैट का अधिक सेवन मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करता है? दोनों। जब भाई गुड कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है तो बैड कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि आती है।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। दिए गए विकल्प में से मोम के प्रकारों की पहचान कीजिए। दिए गए विकल्पों में से मोम के प्रकारों की पहचान कीजिए। इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहचान कीजिए वैक्स की पहचान कीजिए, वैक्स की। स्पर्मेसिटी, पैराफिन, कार्नोबा। कार्नोबा को तो ब्राजील भी कहते हैं। इसका आंसर है डी। अगला, निम्नलिखित में से किसे पाम वैक्स अथवा ब्राजील वैक्स भी कहा जाता है। बताओ, किसे पाम वैक्स अथवा ब्राजील वैक्स भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा। कार्नोबा वैक्स। इसका आंसर होगा कार्नोबा वैक्स। सी आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है। पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है, तो प्रतिजैवकारी एवं पीड़ाहारी। ए आंसर इज करेक्ट। ए जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्रथम एंटीबायोटिक औषधि जिसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। बताओ इसका आंसर। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर पेनिसिलिन। आंसर होगा ए, पेनिसिलिन। आंसर इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निश्चितक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायन की पहचान कीजिए। निश्चितक के रूप में इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि निश्चितक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रसायनों की पहचान कीजिए। सी आंसर। ए और बी दोनों। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का यही समापन करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा।